नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और घटनासार की समसामयिक करंट अर्धवार्षिकी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है और पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग प्लेलिस्ट देख लीजिए। घटनासार करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है, चैनल पर अवेलेबल है। और हम लोग अब इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में आज बात करेंगे और पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट को मैंने बना दिया है, आप लोग फॉलो करिए। पूरी घटनासार आपकी इससे कवर हो जाएगी और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को कॉपी करके एक बार शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। अब सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023, 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन कोप 28 आयोजित किया गया। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हुआ कहां पर? तो दुबई, याद कर लीजिए दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात याद रखिएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दोस्तों ये आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप लोग को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर आपका हुआ है ये सम्मेलन? तो ये हर बार पूछा जाता है दोस्तों, कोप 28 आपका दुबई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूएनएफसीसी है क्या? यूएनएफसीसी ये क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के लिए पार्टियों का 28वां सम्मेलन था, जिसे कोप 28 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहा जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यूएई के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने की। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, 200 देशों के प्रतिनिधियों ने कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीवाश्म ईंधन की खपत को क्या करना, वैश्विक रूप से कम करना, ये एक बात डिसाइड हुई है कोप 28 में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने पर वो सहमत हुए और अपनी तरह का पहला समझौता है जो तेल युग के अंत का संकेत देता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं, 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कोप 28 समझौते का समर्थन किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो प्रस्तावित सौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से संक्रमण करने का आह्वान करेगा, ताकि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। मतलब जो 2050 तक क्या है, नेट कार्बन इमिशन को जीरो किया जा सके, इसका टारगेट दोस्तों रखा जाएगा। ठीक है, 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने, कोयला कटौती के प्रयासों में तेजी लाने और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया दोस्तों। अब भारत ने क्या कहा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का तर्क यह है कि उसने अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग जारी रखने की जरूरत है भारत को। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें विकास करना है तो अभी भी हम कोयले पर निर्भर हैं, हमें कोयले की उपयोगिता हमारे लिए बहुत है और अभी हमें उसका उपयोग जारी रखने की जरूरत है। और वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। तो भारत ने अपना पक्ष देखिए एकदम क्लियर कट रख दिया है और यह पक्ष आपको दिमाग में रखना चाहिए कि भारत का तर्क है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग को जारी रखने की जरूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर वह निर्धारित योगदान का पालन करने के महत्व पर भी जोर देता है। ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी टेक्स्ट का 5वां संस्करण कोप 28 में जारी किया गया, जिससे बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं स्टार लगा रहा हूं, उसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मतलब ग्लोबल आपका जो टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात को दोहराया गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना,
बस पढ़ लीजिए, उतना प्रीलिम्स के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है। अनअवेलेबल अनअबेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना, शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना, शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य से पहले या उसके आसपास करना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कोप 28 के महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों की मदद के लिए तैयार किया गया हानि और क्षति कोष कोप के पहले दिन लागू कर दिया गया दोस्तों। ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट याद रखिएगा। और देशों ने इस कोष के लिए करोड़ों डॉलर देने का वादा किया है। ठीक है। हरित जलवायु कोष के संसाधन को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अल्प विकसित देशों के कोष और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष के लिए कुल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणा की गई है। विश्व बैंक द्वारा जलवायु संबंधी परियोजनाओं 2024 और 2025 के वित्त पोषण के लिए 9 अरब डॉलर की वृद्धि की गई है। तो ये भी आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीएस पेपर 3 के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला आपका टॉपिक है उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी घोषणाएं ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के कार्यों में तेजी लाने और लगभग 120 देशों ने कोप 28 यूएई जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ते जलवायु प्रभावों से बचाने के कार्यों में तेजी लाने और लगभग 120 देशों ने कोप 28 यूएई जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया। 130 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटते समय खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि, खाद्य और जलवायु पर कोप 28 यूएई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तात्कालिक प्रभाव से शीतलन संबंधी उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए 66 देशों द्वारा वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन किया गया। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं का अगला दौर या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2025 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्मेनिया द्वारा कॉप 29 की मेजबानी वापस लेने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अजरबैजान को साल 2024 में 11 से 22 नवंबर तक होने वाले कोप 29 सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो कोप 29 कहां पर होगा दोस्तों, तो अजरबैजान में होगा। याद कर लीजिए दोस्तों, कहां पर होगा, तो अजरबैजान में। नोट करिए सभी लोग, तो कोप 29 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग को नोट कर लेनी है। अजरबैजान के बाकू में बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं दोस्तों, तो अजरबैजान में होना है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। वहीं 2025 में ब्राजील ने अमेजन में कोप 30 की मेजबानी करने की पेशकश की है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कोप 30 कहां पर होगा, तो कोप 30 आपका ब्राजील में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 2-3 साल का आपको तैयार रखना ही होता है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों आयोग पूछता ही ये बात आप मान के चलिए। तो ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस दुबई में कोप 28 में लॉन्च। क्या क्या चीजें लॉन्च हुई, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 10 दिसंबर को लॉन्च किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, अलायंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, नीदरलैंड ने इसे समर्थन दिया है। इसके द्वारा नदी शहर गठबंधन में 142 भारतीय नदी शहर सदस्य हैं। इसमें नीदरलैंड से डेनहॉग नदी, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के स्ट्रोल्नोक जैसे नदी शहरों ने एक साझेदारी की है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक जैसे ज्ञान प्रबंधन संस्थानों जैसी अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों ने भी साझेदारी में प्रवेश किया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस 11 देशों में 275 से अधिक वैश्विक नदी शहरों को कवर करता है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ये है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपकी दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, पहला और दूसरा, और उसके बाद ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब इसका शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दुबई में कोप 28 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रिजाइलियंस में शामिल हो गया दोस्तों। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रिजाइलेंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अब बेसिकली रेस टू रिजाइलेंस है क्या? तो रेस टू रिजाइलेंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना है। यह आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही ध्यान रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। आपके इंपॉर्टेंट क्या है बात? वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी हुई दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को दुनिया के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी मामलों पर एक डेटा रिपोर्ट जारी की गई, जो कि इस प्रकार है। तो जारी किसने की? तो WHO द्वारा जारी हुई, WHO द्वारा जारी। ये बात आपको नोट करना। देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी रिपोर्ट या इंडेक्स है तो जारी कौन कर रहा है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको आप सभी दोस्तों को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, अब ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा। 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन अर्थात 75 लाख थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई। ठीक है, 2020 और 21 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या की वैश्विक कमी में 60% से अधिक का हिस्सा संयुक्त रूप से भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस का रहा। मतलब जो कमी में 60% से अधिक का हिस्सा ये 3 देशों का ही अकेले रहा। ठीक है, 2015 से 22 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में कुल कमी 19% थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी समाप्ति रणनीति अर्थात 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में 75% की कमी करने वाले लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों की जानकारी एकत्र करने को लेकर उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर लगभग 2 गुनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है? यहाँ पर दोस्तों देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी मृत्यु दर को वर्ष 2021 के 9.94 लाख से घटाकर 2022 में 3.31 लाख कर दिया, या एक वर्ष की अवधि में 34% से अधिक की कमी को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों? टीबी वैश्विक टीबी रिपोर्ट किसने जारी की? तो WHO ने जारी की। ठीक है, और कोविड-19 के बाद 2022 में सबसे ज्यादा लोग दोस्तों टीबी के कारण पीड़ित रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो ये दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, और भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है। ये कोप 28 के दौरान ये आपका रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 साल से शीर्ष 10 देशों में स्थान को बनाए रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, याद रखिएगा, सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए। क्लियर? चलिए, इसके बाद इस सूचकांक में चीन 51वें और अमेरिका आपका 57वें स्थान पर है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इस रैंकिंग में दोस्तों भारत का पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वें स्थान से 2023 में 7वें स्थान पर पहुंचना महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है दोस्तों। मतलब भारत का स्थान क्या है दोस्तों? भारत का स्थान दोस्तों आपका 7वां हो गया है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो भारत का रैंक आपका है 7th। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 7th है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे?
ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में 44% हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, प्रदर्शक है, सूचक है भारत के प्रदर्शन का। ठीक है, चलिए, चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता कम करने के अपने प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 6 दिसंबर को पूर्वी शेडोंग प्रांत में छिदाबो बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, जिसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जा रहा है। यह आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बस यही याद रखिएगा, छिदाबो बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसका नाम, और ये गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र राज्य संचालित उपयोगिता हुआनिंग सिंधुआ विश्वविद्यालय और चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दोस्तों बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके लिए बाकी सारे फीचर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च कर दिया दोस्तों। ठीक है, अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गूगल ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली बृहद भाषा मॉडल है। इसे डेटा सेंटर्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकता है। जेमिनी का मुकाबला ओपन आई के चैट जीपीटी और मेटा के लामा 2 से है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जेमिनी किसका है दोस्तों, तो गूगल का है आपका जेमिनी। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा। और चैट जीपीटी नोट करिए सभी लोग, यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आपका चैट जीपीटी किसका है, चैट जीपीटी ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है चैट जीपीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, तो अल्फाबेट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया चैटबॉट बार्ड जो है वो भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो गया दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गूगल का जैसे चैटबॉट है, वो गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है दोस्तों, तो बार्ड नाम है। ठीक है, गूगल का नाम क्या है दोस्तों चैटबॉट का, तो बार्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया गया है चैटबॉट बार्ड। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 जारी हो गई है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जेमिनी, यहाँ पर बार्ड, जो चैटबॉट है इसका नाम क्या है, बार्ड है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 जारी हुई। ठीक है, फोर्ब्स ने जारी किया, किसने जारी किया दोस्तों, तो फोर्ब्स ही जारी करता है। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी हुई, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो निर्मला सीतारमण आपकी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आप सभी लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वित्त मंत्री के अलावा एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वां स्थान दिया गया है, और सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल को 70वां स्थान, और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शाह 76वें स्थान पर है। तो बस इतना याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण आपकी किस स्थान पर है, तो 32वें स्थान पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी हस्तियां भी शामिल है। ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर कौन है, तो यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उर्सुला यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये सूची भी दे दी गई है। पहले नंबर पे आपकी
उर्सुला वॉन डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपीय कमीशन, वेरी गुड, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्रिस्टीना लेगार्ड अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपकी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका। तो ये 3 टॉप 3 आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चौथे नंबर पे जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम है, फिर टेलर स्विफ्ट आपकी संगीतकार हैं। इस तरीके से क्रम है जो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नीदरलैंड में दक्षिणपंथी नेता ग्रेट वाइल्डर्स की जीत, दक्षिणपंथी नेता ग्रेट वाइल्डर्स की जीत हो गई। तो नीदरलैंड की धुर दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता ग्रेट वाइल्डर्स ने डच आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रेट ने पिछले दिनों भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुई बयानबाजी में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। अब आपको ये नाम याद आ रहा होगा और आपके लिए क्या है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भले ना हो लेकिन नॉलेज आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो डोनाल्ड टस्क। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा मैंने स्टार लगा के दोस्तों बताया, ठीक है। तो यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को वार्सा स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ, ठीक है। इसके साथ देश में लॉ एंड जस्टिस पार्टी के 8 वर्ष का शासन समाप्त हो गया। बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन, तो डोनाल्ड टस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग दोस्तों, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने अपनी 2023 की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की दोस्तों। तो जारी कौन करता है दोस्तों, तो IMD द्वारा जारी, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको जारीकर्ता संस्था याद होनी चाहिए, कौन जारी करता है, तो IMD ने जारी कर दिया, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत का स्थान क्या है, 64 अर्थव्यवस्था में भारत तो 49वें स्थान पर है दोस्तों। इंडिया का रैंक क्या है, नोट कर लीजिएगा, भारत का 49th रैंक है दोस्तों, भारत का 49th रैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए बढ़ जाते हैं आप। भारत का स्थान क्या है, तो 49th है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि शीर्ष पर कौन है, तो रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा। तो USA आपका क्या है, USA का पोजीशन आपका फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, क्लियर। नीदरलैंड आपका 4 स्थान की छलांग लगाकर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया और सिंगापुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, USA नंबर 1 पे। इसके बाद दोस्तों नीदरलैंड आपका क्या हो गया, नीदरलैंड आपका सेकंड पे है, नीदरलैंड आपका सेकंड पे है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे आपका सिंगापुर है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका सिंगापुर है। ये 3 आप लोग को नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए और भारत का रैंक क्या है दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया 49वां, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 64वें अंतिम स्थान पर कौन है, तो वेनेजुएला है, ये भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस इतनी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूचकांक में कौन जारी करता है दोस्तों इंडेक्स को या रिपोर्ट को, शीर्ष देश कौन सा है, टॉप 3 देश, भारत का स्थान और अंतिम देश, इतना ही आपको याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी प्रदान की गई। दुबई में आयोजित किए गए COP28 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 30 नवंबर 2023 को नुकसान और क्षति फंड, लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी प्रदान की गई, याद रखिएगा। ये बेसिकली नुकसान और क्षति फंड की घोषणा पहली बार मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान की गई थी, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी मिस्र में, COP27 मिस्र में, लेकिन ये COP28 दुबई में इसको मंजूरी दे दी गई। बेसिकली ये करेगा क्या, यह कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए एक नुकसान और क्षति कोष है। इसकी प्रारंभिक फंडिंग 475 मिलियन होने का अनुमान है, ठीक है। UAE ने इसमें $100 मिलियन और यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन देने का वादा किया है। USA ने
$17.5 बिलियन और जापान द्वारा $10 मिलियन का योगदान दिया जाएगा। ठीक है, इस फंड का प्रबंधन कौन करेगा? विश्व बैंक करेगा 4 वर्षों के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूस रूस CFE संधि से अलग हुआ दोस्तों। नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए हाल ही में रूस औपचारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बल संधि ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप CFE से हट गया दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाटो विस्तार कर रहा है और रूस कह रहा है कि ये इस संधि के सहयोग में बाधा बन रहा है, इसलिए वो हट गया। रूस ने इस संधि से हटने का कारण यह बताया कि 1990 में हुई यह संधि अब प्रासंगिक नहीं है। यह संधि 1990 में मध्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और तत्कालीन वार्सा संधि देशों के बीच की गई थी। इसका पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकत बनाने से रोकना जिनका प्रयोग तेजी से हमले में किया जा सकता है, वो था। लेकिन अब रूस इससे हट गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि किससे हटा है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों वो आपका लग चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दोस्तों दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू कर दिया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम JT60S है। JT60S है, याद रखिएगा। इसका फ्लोर यहीं पे लिख लीजिए, नाम JT60 इसका नाम है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, बेसिकली अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु संयंत्र फिशन पर काम करते हैं, जो दो अणुओं के केंद्र को अलग करता है, विखंडित करता है। वहीं जापान में शुरू हुए इस परमाणु फ्यूजन संयंत्र में दो अणुओं के केंद्र को आपस में जोड़कर ऊर्जा पैदा की जा रही है फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बनने में सफल हुआ दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ये कहां पर है? तो ये कंबोडिया में है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप सभी लोग, याद कर लेंगे, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए। अंगकोर वाट दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सियम रीप में स्थित है। ठीक है, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यही है दोस्तों आपका अंगकोर वाट। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपके लिए निश्चित रूप से ये किस भगवान को समर्पित है। अंगकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मतलब भगवान विष्णु को समर्पित ये सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र। कैरेबियाई देश डोमिनिका लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। डोमिनिका द्वारा लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। यह पहली बार है कि वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई। किस देश ने की है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डोमिनिका ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जोहानसबर्ग में याद रखिएगा, जोहानसबर्ग में हुआ। और ये जोहानसबर्ग है कहाँ दोस्तों? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, ये डिटेल आपको इस तरीके से क्या करनी है, अपने बुक में मार्क कर लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जोहानसबर्ग में, ये आपका जोहानसबर्ग है कहाँ? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में।
क्लियर हो गई बात दोस्तों। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और आप सभी लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्रिक्स बेसिकली है क्या? विश्व के 5 प्रमुख देशों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स। ब्रिक्स का नाम, ये 5 देशों का नाम है। ये सबसे पहली चीज तो ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसका 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, 22 से 24 अगस्त 2023 को। तो ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है और सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने अध्यक्षता की सम्मेलन की। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल हुए दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, सदस्य देशों की आपसी सहमति से 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके देश हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको निर्णय लिया गया कि ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। उन्हें 1 जनवरी 2024 से नए सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अब ब्रिक्स की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 से बढ़कर 11 हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कई अन्य देशों के आवेदन भी अभी भी लंबित हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किए गए घोषणा पत्र में आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को अस्वीकार करते हुए आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की गई। क्लियर हो गई बात। ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट भी सम्मेलन में जारी की गई। ठीक है, चंद्रयान 3 की दोस्तों, जस्ट अ मिनट। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भारत के लिए दी गई बधाइयों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे समुदाय की उपलब्धि करार दिया। ब्रिक्स का आगामी शिखर सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? 2024 में रूस में काजान में प्रस्तावित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो 16वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो रूस में। तो 16वां शिखर सम्मेलन रूस में होना प्रस्तावित है। याद रखिएगा, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, ये आपका रूस में होगा दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चिली दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95 सदस्य बन गया दोस्तों। मतलब 95 नंबर का सदस्य आपका हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका 95 नंबर का है, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 95 आपका मेंबर चिली है आईएसए का। क्लियर। अब ये बात आपको सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये आईएसए है क्या, ये देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की संकल्पना वर्ष 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी। वर्तमान में 116 देश इसके हस्ताक्षर करता है, जिसमें से 94 पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, आईएसए की छठी सभा 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा की गई।
तो ये पहली और दूसरी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चिली सदस्य बना और इसकी स्थापना कब की गई? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई। आईएसए की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो याद कर लीजिएगा, तो 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। भारत और फ्रांस के इनिशिएटिव से ये स्थापित किया गया है। सबको समझ में आ रही है बात दोस्तों? सबको क्लियर हो रही है बात? सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके एग्जाम के लिए, जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं आसियान का दोस्तों 43वां शिखर सम्मेलन। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। इसका 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित किया गया दोस्तों। तो नोट कर लीजिए जकार्ता, यहाँ पे ऐसे नोट कर लीजिए। आप सभी लोग देखिए, इस तरीके से आप अगर लिखना सीख जाएंगे, नोट्स बनाना, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, जकार्ता में इंडोनेशिया में इसे आयोजित किया गया। क्लियर हो रही बात सबको? जकार्ता इंडोनेशिया, क्लियर है बात? सभी लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी लोग क्लियर है, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। आप इंडोनेशिया में हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कलम दिक्कत कर रही है थोड़ी सी। चलिए अब लिखा गया, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, 18वां ईस्ट एशिया समिट और भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियान की शिखर बैठकें। ठीक है, एवं आसियान +3, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ आसियान की शिखर बैठक भी शामिल थी। ये बैठकें भी उसी समय आयोजित की गई, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्लियर? आसियान और ईस्ट एशिया समिट दोनों ही आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ दोस्तों। ठीक है, अब भारत दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदार होने के कारण आसियान के साथ अलग से शिखर बैठक में प्रतिवर्ष वह हिस्सा लेता है। ठीक है, आसियान के 10 सदस्य देशों में कौन कौन से देश हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रूनी, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और तिमोर लेस्ते को हाल ही में 11वां सदस्य बनाने का सहमति दिया गया। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सदस्य देश टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में संपन्न हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 2026 के लिए निर्धारित आसियान अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता फिलीपींस को दे दी गई दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित अध्यक्षता अब रद्द करते हुए किसे दे दी गई है? तो फिलीपींस को दे दी गई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आसियान के 43वें शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? तो 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। तो ये थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब 20वां शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों भारत और आसियान का। याद रखिएगा, जकार्ता में 7 सितंबर को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। भारत आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल बदलाव, वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके बाद दोस्तों पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ठीक है, भारत आसियान देशों के बीच में समुद्री सहयोग के लिए, ठीक है, बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी पीएम मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में की दोस्तों। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
वैसे बस बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये हुआ कहाँ, इंडोनेशिया जकार्ता में, और इसका थीम क्या था, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद 18वां ईस्ट एशिया समिट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहाँ पर हुआ, तो ये भी आपका जकार्ता में ही हुआ, इंडोनेशिया में। ये आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश इसमें हिस्सा लेते हैं ईस्ट एशिया समिट में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन से देश हैं 8, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इसमें 10 सदस्य और भाग लेते हैं ईस्ट एशिया समिट में। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 18 हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अच्छा, अब आगामी जो सम्मेलन है दोस्तों, वो आगामी 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट लाओस की मेजबानी में अक्टूबर नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा। उसी समय आसियान के साथ साथ भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो नेक्स्ट आपका समिट कहाँ पर होगा, वो लाओस में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, वो आपका ईस्ट एशिया समिट, ये 19वां कहाँ पर होगा दोस्तों, ये आपका लाओस में होगा। जहाँ पे आपका क्या होगा, जहाँ पे आपका एशियान का समिट होगा, वहीं पे भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी होगा, भारत एशियान का। ठीक है, अब आसियान का देखिए, आगामी 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर है, लाओस की मेजबानी में अप्रैल मई में ही प्रस्तावित है। ठीक है, जबकि 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर है, आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में। क्लियर हो गई बात, ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर, चलिए ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका 19वां ईस्ट एशिया समिट भी, और आपका 44वां आसियान सम्मेलन भी। ठीक है, 44वां आसियान सम्मेलन भी, ये आपका कहाँ पर है, ये दोनों ही आपके लाओस में होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये कौन जारी करता है दोस्तों, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो WIPO जारी करता है। तो WIPO द्वारा जारी, ठीक है, WIPO द्वारा जारी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में कौन देश आपका शीर्ष पर है, तो दोस्तों इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड आपका शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अंगोला आपका सबसे नीचे है। क्लियर, और भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, इस वर्ष भी भारत की 40वीं रैंकिंग है। जो इससे पूर्व वर्ष में भारत की रैंकिंग इस वर्ष 40वीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भारत का रैंक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का रैंक है 40th। ठीक है, ये आप लोग सब लोग याद रखेंगे। और टॉप नंबर पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पे है। स्विट्जरलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे। देखिए फर्स्ट और भारत तो आपको याद रहना ही चाहिए किसी भी स्थिति में दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्विट्जरलैंड है और आपका 40वें नंबर पे है भारत है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो चीन के लिए यह सूचकांक इस वर्ष 12वीं रैंकिंग रही चीन की। ठीक है, तो चीन की रैंकिंग क्या रही दोस्तों, तो 12वीं रही, और भारत की रैंकिंग क्या रही दोस्तों, तो 40वीं रही। तो ये आपके लिए दक्षिण एशिया में या भारत के पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति है। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं टॉप पे कौन सा देश है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप पे आपका स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन और फिर अमेरिका। तो टॉप 3 के नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए सूचकांक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे कौन है, तो सबसे निम्नतम स्थान दोस्तों आपका अंगोला का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सभी दोस्तों के लिए नेक्स्ट आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप लोग को यहाँ पर देखना है। चलिए इसके बाद आपका है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की उपस्थिति में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन की घोषणा की। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन के दौरान ही इसके गठन की घोषणा हुई, भारत के नेतृत्व में की गई। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है
जो हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये आपका नई दिल्ली में घोषित किया गया, नई दिल्ली में घोषित। क्लियर, याद रखिएगा, अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या? बायोफ्यूल से तात्पर्य क्या है? पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी, वेस्ट फूड आदि से बने ईंधन से है। एथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग भी इसी का भाग है। तो बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील इस अवसर पर पीएम मोदी ने की। ठीक है, तो बायोफ्यूल अलायंस में जो लोग शामिल होंगे वो अपने देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल को क्या करेंगे? ब्लेंड करेंगे। ठीक है, विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी देशों में भारत, ब्राजील और अमेरिका ही हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों नेतृत्व भी दोस्तों क्या है? ये 3 देश के साथ जो है किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी देश कौन कौन है? तो भारत है, ब्राजील है और अमेरिका है। ठीक है, और इन 3 देशों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले देशों में इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोफ्यूल के उत्पादन में टॉप 3 देश कौन है? तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, टॉप 3 बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक पेंशन सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो मर्सर सीएएफ इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी करता है दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली जारी कौन करता है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ये सूचकांक, लेकिन अब चूंकि दिया है तो हम लोग देख लेते हैं। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट द्वारा क्या किया गया है? इसे जारी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो भारत 47 देशों में से 45वें स्थान पर है दोस्तों। याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 45th। भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो 45th रैंकिंग है इंडिया की, जो आपके लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है बात दोस्तों? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, सेशन पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। ठीक है, अब शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देख लेते हैं। तो शीर्ष स्थान पर दोस्तों नीदरलैंड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय आपके शामिल हुए हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों। 91 विश्व यूनिवर्सिटीज़ भारत की 91 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। यहाँ पर टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 10 स्थानों पर रहने वाले विश्वविद्यालय या संस्थान में 7 अमेरिका के हैं और 3 ब्रिटेन के हैं। तो टॉप कौन है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो टॉप आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके का है, सेकेंड नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और थर्ड नंबर पे आपका एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। ये 3 आप लोग याद रखेंगे, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद दोस्तों टाइम की रैंकिंग में भारत का शीर्ष कौन है? तो 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर आपका कौन सा है? तो आईआईएससी बैंगलोर है दोस्तों। कौन है? तो भारत का आईआईएससी बैंगलोर आपका शीर्ष पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सा है, टॉप पर कौन सा है दोस्तों? तो आईआईएससी बंगलुरु। ठीक है, आईआईएससी बंगलुरु याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया भी है आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया, चौथे पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पांचवें पे शुलिनी यूनिवर्सिटी। बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यूपी का कौन सा है दोस्तों? यूपी का आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे, बीएचयू फेमस है काफ़ी, एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, इसके बाद 91 विश्वविद्यालयों के साथ भारत आपका चौथे स्थान पर है देशों में, अगर बात की जाए कि जिनके विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल है। तो चौथे स्थान पर दोस्तों
भारत है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चीन के 86 विश्वविद्यालय सूची में है। ठीक है, और अमेरिका के कितने हैं? तो 169 अमेरिका के हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने। ठीक है, ये मॉर्निंग कंसल्ट ने क्या किया है, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की दिसंबर 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। सर्वे में 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है। तो ये याद रखिएगा किसने ये रिपोर्ट दी है, तो मॉर्निंग कंसल्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन आपके 8वें स्थान पर है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 6ठे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं शीर्ष स्थान किसका किसका रहा। तो सबसे पहले देखिए आपका पीएम मोदी है भारत के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका ओब्राडोर है मैक्सिको के। तीसरे नंबर पे एलेन बसेंट है स्विट्जरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का, भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ भारत श्रीलंका का समझौता हुआ दोस्तों। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने ऋण मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में भारत और जापान सहित पेरिस समूह के ऋणदाताओं के साथ एक सैद्धांतिक समझौता श्रीलंका ने किया है। यह विकास श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आईएमएफ के लगभग $3 बिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किस्त तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो बेसिकली बस इतना ही याद रखिएगा कि यह समझौता श्रीलंका का हुआ है भारत और जापान सहित पेरिस क्लब के साथ। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। विश्व विश्व सैन्य सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। ठीक है, तो दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने यह रिपोर्ट जारी की। ठीक है, किसने जारी की, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा ग्लोबल फायर पावर द्वारा क्या किया गया दोस्तों, जारी किया गया। कौन सी रिपोर्ट, आपकी विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। ठीक है, इसमें 145 देशों की 2023 की मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट जारी की गई है और इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश भारत है। क्लियर है दोस्तों? शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। शीर्ष स्थान पर आपका अमेरिका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शीर्ष स्थान पर आपका अमेरिका है और अमेरिका के बाद रूस और तीसरे नंबर पर चीन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है दोस्तों, तो यूएसए है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है, तो आपका रशिया है दोस्तों, रशिया है। थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड नंबर पे आपका चाइना है। और फोर्थ नंबर पे कौन है, तो फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया है दोस्तों। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इसे जारी करता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लिखकर वहाँ पे बताया। ये आप लोग चारों देशों के नाम याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, सबसे कमजोर सैन्य शक्ति वाले देशों की लिस्ट भी है यहाँ पे। तो सबसे कमजोर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर भूटान है दोस्तों, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं नाटो शिखर सम्मेलन आपका 2023। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ, विलियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 11 से 12 जुलाई 2023 को। ठीक है दोस्तों, तो हुआ कहाँ पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। लिथुआनिया में दोस्तों क्या हुआ, लिथुआनिया में ये आपका नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसका दोस्तों इस सम्मेलन में हुआ क्या, अन्य मुद्दों के अलावा नाटो में यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनलैंड को नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया फिनलैंड ने। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिनलैंड क्या हो गया दोस्तों, फिनलैंड आपका नाटो का नया सदस्य बन गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही बात दोस्तों? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पूर्व यह सम्मेलन कब हुआ, 2022 में कब हुआ दोस्तों, तो मैड्रिड स्पेन में। 2022 में कब हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
याद रखिएगा 2022 में नाटो का शिखर सम्मेलन आपका मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2022 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था नाटो का शिखर सम्मेलन। अब ये नाटो है क्या? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देशों के नाटो देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। नाटो का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये संगठन है क्या? नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। इस संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। और यही दोस्तों क्या था, यही सिद्धांत जो है रूस यूक्रेन युद्ध का दोस्तों क्या बना, कारण बना। क्यों? क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की क्या कोशिश कर रहा था और रशिया को ये गवारा नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस संगठन में यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं दोस्तों। क्लियर? याद रखिएगा ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष नाटो से दोस्तों मेरे को लगता है क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। क्लियर? तो सदस्य देशों के नाम यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया। ठीक है, एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो यूएई बन गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएई वैंकूवर कनाडा में 12 जुलाई को 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेता है। यूएई दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात प्रथम अरब देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये मंच है क्या समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा क्या है? एफएसआरबी है और सीमा पर सहयोग और सूचना विनिमय के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। ठीक है, इतना दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन सदस्य बना, तो यूएई बना। ठीक है, यूके सीपीटीपीटी में यूके सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया दोस्तों। तो ये है क्या दोस्तों? तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, ये आपका है। सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बन गया है। ये दोस्तों 8 मार्च 2018 को चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यूके इसमें शामिल हुआ है, पहला यूरोपीय देश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है? चलिए अब आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई दोस्तों। किसने जारी की? टाइम्स ने जारी की, नाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम्स द्वारा जारी की गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों जिसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो वर्ष 2023 की इस सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लेंगे। नानयांग यूनिवर्सिटी को आपका शीर्ष स्थान दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अब शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 शामिल हैं। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल 77वें स्थान पर, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर और 79वें स्थान पर, और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज शामिल है। तो याद रखिएगा भारत का शीर्ष कौन है? तो भारत का शीर्ष दोस्तों आपका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आपको दिख भी रहा है। तो नंबर 1 पे आपका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल है जो आपका 77वें रैंक पर है। दूसरे नंबर पे आपका जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर,
और तीसरे नंबर पे आपका शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी एंड प्रबंधन विज्ञान यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अलप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका इंदौर। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके विश्व के शीर्ष 10 कौन कौन से हैं, तो सब नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और तीसरे नंबर पे पेरिस साइंसेज एंड लेटर्स PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस। तो ये 3 आप लोग ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पहला ही याद रखिएगा, दैट इज सफिशिएंट। नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर नंबर 1 पे आपका है, इसमें यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और भारत के लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल आपका नंबर 1 पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों PM मोदी की फ्रांस यात्रा रही, तो इसमें दोस्तों 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहे, और भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं 13 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी का बैस्टिल डे परेड समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। ठीक है, तो इसके अवसर पर प्रधानमंत्री गए भी थे वहां पर। तो PM मोदी का स्वागत पेरिस के LEC पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रोन ने किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये न्यूज़ भी है, PM मोदी का फ्रांस दौरा। अब देखिए, भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल हुए। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो हॉरिजन 2047 क्या दोस्तों, भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस क्या है, तो बैस्टिल डे 14 जुलाई, ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस अवसर पर 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया दोस्तों, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से PM मोदी को सम्मानित किया। ये आपको ध्यान रखना है, PM मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, PM मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में आगे सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा। मतलब भारत क्या करेगा, DRDO का एक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय आपका पेरिस में खोलेगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने के उद्देश्य से भारत पेरिस स्थित अपने दूतावास में DRDO का एक तकनीकी कार्यालय खोलेगा। इस अवसर पर इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी के बीच LNG के आयात को लेकर दीर्घकालिक समझौता हुआ। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों पक्षों ने पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नजर रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह दृष्टि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सहयोग की घोषणा की। मतलब दोनों देश क्या करेंगे, भारत और फ्रांस मिलकर विश्व जलवायु परिवर्तन पर नजर रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी और महासागर के तापमान पर नजर रखने के लिए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तृष्णा उपग्रह के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। भारत और फ्रांस ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, और फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान कर पाएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, भारत फ्रांस की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा हुई। ठीक है, 15 जुलाई 2023 को उन्होंने UAE की सरकारी यात्रा की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, यह उनकी UAE की 5वीं यात्रा थी। पहले वो जा चुके हैं, इससे पहले गए 2015 में, 2018 में, 2019 में और 2022 में। इस यात्रा में PM मोदी ने 15 जुलाई को अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की, और दोनों देश नेताओं में फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। तो अबू धाबी के राष्ट्रपति, UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौरान भारत और UAE के बीच में
बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में क्या समझौता हुआ? स्थानीय मुद्रा के उपयोग से जुड़े 2 समझौते किए गए, जिसका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं रुपया और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। और तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के एकीकरण हेतु समझौता किया गया। मतलब अब एकीकरण हो जाएगा, भारत का यूपीआई और यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ये आपका इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का एक परिसर भी खोला गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली का परिसर कहाँ खोला गया? तो यूएई में। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से और स्नातक पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए 100 अरब डॉलर तक दोनों का व्यापार दोस्तों 2030 तक पहुंचाने का लक्ष्य भारत और यूएई ने तय किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। तो ये डिटेल भी आपको ध्यान रखनी चाहिए मेंस के लिए। इस यात्रा में दोनों देशों ने संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिकाओं को भी रेखांकित किया दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आर्थिक परिदृश्य का और फिर हम लोग देखेंगे यूपी करंट का। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। पूरी घटना सार हम लोग पूरी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। थैंक यू।